Good evening everyone. Today I am going to upload another video. It's on macroeconomics and its title is given here, three sector macro model: goods market, money market and labor market, determination of price, output, employment and interest rate, and equilibrium adjustment to demand side changes under classical and Keynesian cases. आज हम लोग वीडियो एक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी पे अपलोड करने जा रहे हैं। ये वीडियो का टाइटल मैंने जान के थोड़ा लंबा रखा है, क्योंकि टाइटल से आप ये मेकआउट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे हम लेक्चर आज देने जा रहे हैं। ये थ्री सेक्टर मैक्रो मॉडल है जिसमें तीनों मार्केट एक साथ लिए गए, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, गुड्स, मनी और लेबर मार्केट। और चार चीज़ों का निर्धारण है: प्राइस, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट रेट। और बाद में उसके हम लोग इक्विलिब्रियम एडजस्टमेंट कैसे होगा अगर डिमांड साइड चेंजेस होंगे क्लासिकल और कीनेसियन केसेस में, उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि टाइटल लंबा है, लेक्चर भी लंबा है, इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में बांट दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो जब आप दोनों देखेंगे तभी आप ये बता पाएंगे कि इस वीडियो को पूरी तरह से आप समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया। अगर पार्ट 1 अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मत लाइक कीजिएगा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि बहुत सिंपल ढंग से इस कॉम्प्लेक्स मॉडल को एक्सप्लेन करें। लेकिन कितना भी हम सिंप्लीफाई करें, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज फिर भी रहती हैं। लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे, पेशेंस रख के सुनेंगे तो आपकी समझ में आएगा। लेक्चर को सुनाने से पहले एक शेर आपको सुना दें, तुझे ये बता दूं पिलाने के पहले। यानी ये जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं, बहुत तल्ख होती है पीने के पहले, यानी शराब पीने के पहले कड़वी होती है। और मेरे महबूब की अदा है निराली, ईश्वर का अर्थ है यहाँ महबूब से, और गिराता बहुत है उठाने के पहले। यानी ईश्वर के दरबार में जब आप जाएंगे तो आपको झुक के सजदा करके जाना पड़ेगा। वैसे ही ज्ञान के क्षेत्र में भी अगर आपको ज्ञान अर्जित करना है तो आपको बहुत पेशेंस और धैर्य और सर को झुका के आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर को सुनिएगा और बताइएगा अपनी पसंद आई या नहीं आई। बहुत से लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को जानना भी चाहते, तो इसलिए मैंने ये अपलोड करने की कोशिश की है। यहाँ पे शुरू में लिख दिया है कि कीनेसियन थ्री सेक्टर मैक्रो मॉडल साइमल्टेनियसली डिटरमिन्स प्राइस, आउटपुट, इंटरेस्ट रेट थ्रू साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन गुड्स, मनी एंड लेबर मार्केट। गुड्स और मनी मार्केट आप पहले पढ़ चुके हैं ISLM मॉडल में। यहाँ पे लेबर मार्केट का इंट्रोडक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन गुड्स और मनी मार्केट को लिए बगैर काम चल नहीं पाएगा, क्योंकि जब हम थ्री सेक्टर मैक्रो मॉडल में जाएंगे तो वहाँ हमें एग्रीगेट डिमांड कर्व फॉर आउटपुट और एग्रीगेट सप्लाई कर्व फॉर आउटपुट की जरूरत पड़ेगी। एग्रीगेट डिमांड कर्व फॉर आउटपुट हम ISLM मॉडल से निकालेंगे, जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं। बस उसमें एक संशोधन है कि पहले प्राइस आप फिक्स लेते थे, एक्सोजिनसली डिटरमिन, लेकिन प्राइस अब एंडोजिनस वेरिएबल है और प्राइस चेंज कर सकता है। और दूसरी बात यह कि एग्रीगेट डिमांड कर्व क्लासिकल और कीनेसियन सिस्टम में सेम है, उसमें कोई भेद नहीं है और उसको निकालना भी बहुत आसान है। दिक्कत एग्रीगेट सप्लाई कर्व के साथ है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ आउटपुट, क्योंकि वहाँ लेबर मार्केट का इंट्रोडक्शन है। तो पहले लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले एग्रीगेट डिमांड कर्व और आउटपुट का निर्धारण कर दें, क्योंकि वो क्लासिकल कीनेसियन केसेस में सेम है और ISLM मॉडल से निकलता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में उसको दिखाया गया है। यहाँ IS कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है और LM कर्व तीन बने हुए हैं। ये जो डायग्राम बना है इसके ऊपर के हिस्से में LM अपॉन P0, LM अपॉन P1, LM अपॉन P2। अपॉन इसलिए हमने रखा है कि प्राइस वेरिएबल है, प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा रियल मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और रियल मनी सप्लाई कम होने से जो LM कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, इट विल शिफ्ट बैकवर्ड।
तो यहाँ पे प्राइस फिक्स नहीं है, यहाँ प्राइस वेरिएबल है, और पहले प्राइस P0 था, फिर बढ़ के P1 हो गया, फिर बढ़ के P2 हो गया, और LM कर्व उसी तरह से बैकवर्ड शिफ्ट हुआ, LM P अपॉन P0, LM अपॉन P1, LM अपॉन P2। इंटरेस्ट रेट बढ़ा लेकिन आउटपुट कम होता चला गया। Y0 आउटपुट था जब प्राइस P0 था, Y1 आउटपुट था जब प्राइस P1 था, और Y2 आउटपुट है जब प्राइस P2 है। इन तीनों को नीचे के डायग्राम में प्लॉट किया गया। P0 प्राइस आउटपुट Y0, P1 प्राइस आउटपुट Y1, P2 प्राइस आउटपुट Y2। जोड़ दीजिए तीनों को एक लाइन से, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व फॉर आउटपुट बन गया। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व फॉर आउटपुट में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ISLM मॉडल जानते हैं और पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है या जो ISLM मॉडल है वो डिमांड साइड को इंडिकेट करता है, डिमांड साइड चेंजेस को इंडिकेट करता है, और वहीं से एग्रीगेट डिमांड कर्व फॉर आउटपुट निकाला गया। अब यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व फॉर आउटपुट डिराइव करना है, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई कर्व फॉर आउटपुट आप तभी निकाल सकते हैं अगर आपको डिमांड और सप्लाई कर्व ऑफ लेबर पता है। यानी अगर आपको एग्रीगेट सप्लाई कर्व फॉर आउटपुट पे जाना है तो यू नीड टू नो एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, एग्रीगेट डिमांड कर्व ऑफ लेबर। तो पहले डिमांड कर्व फॉर लेबर के बारे में देख लें क्या है। यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड कर्व हम निकालते हैं और फिर उसको सम कर देंगे तो आपको एग्रीगेट डिमांड कर्व फॉर लेबर मिल जाएगा। अब लेबर की डिमांड कौन करती है? फर्म्स डिमांड करती हैं, और एक स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में प्रिंसिपल है कि फर्म्स डिमांड वर्कर अप टू दैट पॉइंट वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल टू द रियल वेज रेट। MPL इक्वल टू RWR यहाँ लिखा हुआ है। तो फर्म्स वर्कर की डिमांड तब तक करती हैं जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट रियल वेज के बराबर ना हो जाए। और यहाँ पे रियल वेज स्मॉल w से इंडिकेट है, और स्मॉल w कैपिटल W/P के बराबर है। अब चूंकि रियल वेज हम y एक्सिस पे ले रहे हैं और लेबर डिमांड x एक्सिस पे ले रहे हैं, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x होता है, तो वही हमने यहाँ लिख दिया स्मॉल w इज ए फंक्शन ऑफ n, क्योंकि n हम x एक्सिस पे ले रहे हैं और स्मॉल w रियल वेज रेट y एक्सिस पे। तो w इज ए फंक्शन ऑफ n, इक्वेशन 1 बन गई। w की जगह W/P कर दीजिए। कैपिटल W मनी वेज रेट के लिए है और P प्राइस लेवल है, और उसको राइट हैंड साइड पे ले जाइए P को, तो कैपिटल W इक्वल टू P इंटू FN, यानी मनी वेज रेट इक्वल टू प्राइस इंटू FN। मनी वेज रेट फिर हम लोग y एक्सिस पे ले रहे हैं और लेबर डिमांड x एक्सिस पे, तो जब P से मल्टीप्लाई होगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो लेबर डिमांड कर शिफ्ट कर जाएगा, ये मतलब है यहाँ पे। अगर एक्चुअल प्राइस आपका बढ़ेगा तो लेबर डिमांड कर शिफ्ट कर जाएगा, अगर आप मनी वेज रेट ले रहे हैं तब। तो ये दो इक्वेशंस हैं, 1, 2, और यहाँ लिखा भी हुआ W मनी वेज रेट के लिए, P एक्चुअल प्राइस लेवल के लिए है। ये दो फर्म्स का डिमांड कर्व बना हुआ है। इकोनॉमी में मान लीजिए दो फर्म्स हैं, फर्म 1, फर्म 2। आप नंबर ऑफ फर्म बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन उनका शेप इसी तरह होगा, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसलिए डिमांड कर्व फॉर लेबर भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। केवल इलास्टिसिटी का फर्क है, और इनको जब आप जोड़ देंगे तो जो तीसरा डायग्राम है वहाँ एग्रीगेट लेबर डिमांड या एग्रीगेट डिमांड कर्व फॉर लेबर बना हुआ है, कैपिटल DL DL, और लिखा हुआ W इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, W इक्वल टू प्राइस इंटू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी लेबर डिमांडेड, टोटल क्वांटिटी। Y एक्सिस पे W है और X एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड है। जब भी प्राइस चेंज होगा तो अगर आप मनी वेज रेट ले रहे हैं तो ये लेबर डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब आगे इसको हम लोग और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये जान लीजिए कि
जो डिमांड कर्व फॉर लेबर है उसको आप रियल वेज के टर्म्स में भी और मनी वेज के टर्म्स में दोनों तरह से प्लॉट आप कर सकते हैं। कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जब रियल वेज रेट लेंगे तो हम प्राइस नहीं लेंगे, केवल W इज ए फंक्शन ऑफ N, और जब मनी वेज रेट लेंगे तो साथ में P लगेगा, P फंक्शन ऑफ N हो जाएगा। P के बढ़ने से क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड चेंज होगी। अब सप्लाई ऑफ लेबर पे आते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है क्योंकि इसमें जो पहली लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेड रियल वेज रेट। कि डिमांड फॉर लेबर तो एक्चुअल रियल वेज पे डिपेंडेंट थी, स्मॉल w। यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर एक्सपेक्टेड रियल वेज पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर कौन प्रोवाइड करता? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड प्रोवाइड सप्लाई ऑफ लेबर, और अगर हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको एक्चुअल प्राइस नहीं पता है, दे ओनली हैव एन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, PE। दे हैव ए गेस अबाउट द प्राइस लेवल, और वो उस गेस के आधार पे जो भी एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल है उसके आधार पे रियल वेज को डिटरमिन करते हैं। और वो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल जल्दी चेंज नहीं होता। रियल एक्चुअल प्राइस बढ़ जाए लेकिन उनका एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ लेबर डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेड रियल वेज रेट, नॉट ऑन एक्चुअल रियल वेज रेट। ये चीज माइंड में रखिएगा। और दूसरी बात ये कि सारे वर्कर्स हमने होमोजीनस मान लिए हैं और ऑल आर गेटिंग सेम वेज रेट। तो इसलिए जो एक इंडिविजुअल का सप्लाई कर्व होगा वही सबका होगा, और जब सम करेंगे तो उसी का एक बड़ा प्रारूप जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ लेबर हो जाएगा, लेकिन शेप में कोई फर्क नहीं आएगा। जो शेप इंडिविजुअल का वही शेप एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ लेबर का है। फर्म्स के केस में डिमांड कर्व निकाला था जहां मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रियल वेज के बराबर हो जाए। अब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का जो शेप है वो डिटरमिन होता है ट्रेड ऑफ बिटवीन वर्क एंड लेजर, और जैसे जैसे एक्सपेक्टेड रियल वेज बढ़ेगी वैसे वैसे वर्कर जो है दे सब्सटीट्यूट वर्क फॉर लेजर, वो अधिक काम करना चाहेंगे, यानी लेजर कम और वर्क ज़्यादा। तो एज वेजेस इंक्रीज या एक्सपेक्टेड रियल वेज राइजेज, वर्कर सप्लाई मोर लेबर, यानी दे सब्सटीट्यूट वर्क फॉर लेजर, लेजर की जगह वर्क करना चाहिए। लेकिन ये ट्रेड ऑफ, ये रख दो बदल एक बिंदु तक है, उसके बाद भले ही रियल वेज बढ़े ये ट्रेड ऑफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वर्कर्स ऑल्सो प्रीफर टू एंजॉय लाइफ। अगर ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, ऐसे ही अगर आप पूरी ज़िंदगी कमाने में निकाल देंगे, नहीं करेंगे, तो आप की ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो ये ट्रेड ऑफ एक लिमिट तक है, और उसके बाद अगर वेजेस बढ़ती भी हैं तो वर्कर्स डोंट प्रोवाइड एक्स्ट्रा लेबर, और जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ लेबर है बैकवर्ड बेंट हो जाएगा। उसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ लेबर भी बैकवर्ड बेंट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ लेबर अपवर्ड स्लोपिंग है करस्पॉन्डिंग टू रियल वेज रेट अप टू सर्टेन पॉइंट, एंड बियॉन्ड दैट इट मूव्स बैकवर्ड बिकॉज वर्कर्स देन प्रीफर लेजर टू वर्क। उसके बाद वो लेजर प्रीफर करेंगे, वर्क नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कीनीशियंस है वो मानते थे वर्कर्स मनी इल्यूजन से सफ़र करते हैं। वो बात हमने अभी आपको बताई कि दे ओनली हैव अ गेस अबाउट द प्राइस लेवल, दे डोंट हैव द एक्चुअल फिगर्स ऑफ प्राइस लेवल। फर्म्स को तो पता एक्चुअल प्राइस चेंज क्या है, लेकिन वर्कर्स को नहीं पता, तो वो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। और दूसरी बात यह कि दे रिवाइज देयर एक्सपेक्टेशंस अबाउट एनी चेंज इन एक्चुअल प्राइस आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तुरंत
एडजस्टमेंट नहीं होता, इट टेक्स टाइम। और इसलिए जैसे जैसे मनी वेज बढ़ेंगी, वर्कर सप्लाई मोर लेबर जो हमने बताया, क्योंकि एक्सपेक्टेड रियल वेज बढ़ जाती है। एक्सपेक्टेड रियल वेज किसके बराबर है? WE है। WE कैपिटल W अपॉन PE, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल के। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्मॉल WE यानी एक्सपेक्टेड रियल वेज रेट इक्वल टू कैपिटल W अपॉन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। क्योंकि प्राइस लेवल डजंट एडजस्ट इंस्टेंटेनियसली, इसलिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है और अगर मनी वेजेस बढ़ती हैं तो एक्सपेक्टेड रियल वेज भी बढ़ेगी। और वर्कर सप्लाई मोर वर्कर अप टू सर्टेन पॉइंट, बियॉन्ड दैट द कर्व बेंड बैकवर्ड। उसका कारण आपको बता दिया, क्योंकि देन दे प्रीफर लेजर टू वर्क। और लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है कि सप्लाई ऑफ लेबर दस डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेड रियल वेज रेट एंड नॉट ऑन एक्चुअल रियल वेज रेट। डिमांड फॉर लेबर एक्चुअल रियल वेज पे आधारित थी, लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर एक्सपेक्टेड रियल वेज पे आधारित है। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को आप मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, अगर आप थ्योरी छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। फिर से वही बात कि वाई एक्सिस पे एक्सपेक्टेड रियल वेज हम मेजर कर रहे हैं, WE। y इज ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ f की जगह हमने सिंबल फाई लिया है, ये फाई है, ग्रीक अल्फाबेट फाई n। तो W इज ए फंक्शन ऑफ n, सप्लाई ऑफ लेबर। और WE की जगह लिख दिया W/P, जो फार्मूला WE का रियल एक्सपेक्टेड रियल वेज का, इज ए फंक्शन ऑफ फाई n। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि जब आप लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो वहाँ पे डिमांड फॉर लेबर एक्चुअल रियल वेज पे आधारित है, और सप्लाई ऑफ लेबर एक्सपेक्टेड रियल, तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। अगर दोनों को कंपेरेबल करना है तो हमें एक्सपेक्टेड रियल वेज की जगह पे एक्चुअल रियल वेज के टर्म्स में सप्लाई ऑफ लेबर इंडिकेट करनी पड़ेगी। कई बात समझ में आप लोग है कि अगर हमें लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम पे जाना है तो डिमांड फॉर लेबर हमारी एक्चुअल रियल वेज पे आधारित है, लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर एक्सपेक्टेड रियल वेज पे आधारित। तो दोनों का मिलन संभव नहीं है, और दोनों का मिलन तभी संभव होगा जब हम एक्सपेक्टेड रियल वेज को एक्चुअल रियल वेज में ट्रांसफॉर्म कर दें। वो काम यहाँ पे किया हुआ है थर्ड पैरा में। फार्मूला क्या है एक्चुअल रियल वेज का? स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W/P। कैपिटल W मनी वेज रेट है, P प्राइस लेवल है। और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में स्मॉल w इक्वल टू W/P इंटू PE अपॉन PE। PE से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं। फिर तीसरे पार्ट में स्मॉल w इक्वल टू PE को हम P की जगह ले गए W/PE, और PE की जगह पे P लिख दिया, PE अपॉन P। अब W/PE ऊपर आप देख सकते हैं वो फाई n के बराबर है, सप्लाई ऑफ लेबर। तो W/PE की जगह हमने फाई n लिख दिया और PE अपॉन PE ऐसे ही रखा। तो अब एक्चुअल रियल वेज रेट जो फंक्शन है एक्सपेक्टेड प्राइस अपॉन एक्चुअल प्राइस इनटू फाई n, और ये रेशियो बदलेगा जब, तो फिर सप्लाई ऑफ लेबर भी उसी हिसाब से चेंज होगी। और अगर ये रेशियो चेंज नहीं करेगा तो सप्लाई ऑफ लेबर फिर नहीं बदलेगी। अब मनी वेज रेट में क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड से P को राइट हैंड साइड पे ले आइए तो P कट जाएगा, मनी वेज रेट बचेगा W इक्वल टू P इंटू फाई n। और जब P चेंज होगा तो मनी वेज रेट भी चेंज हो जाएगी, और सप्लाई ऑफ लेबर उसी हिसाब से चेंज होगी। तो ये 3 और 4 इक्वेशन जो है, 1 2 सप्लाई ऑफ डिमांड फॉर लेबर की थी, 3 4 सप्लाई ऑफ लेबर की हैं। अब ये जो इक्वेशंस हैं 3 4, इससे सप्लाई कर्व ऑफ लेबर यहाँ बना दिया। अपवर्ड स्लोपिंग है, जैसे जैसे रियल वेज बढ़ रही है W, वैसे सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है।
और लास्ट में जाके बैकवर्ड बेंड हो गया है। वैसे मनी वेज रेट बढ़ रहा है, लास्ट में जाके बैकवर्ड बेंड हो गया है, क्योंकि देन वर्कर्स प्रीफर लेजर टू वर्क। तो यहाँ पे इंडिविजुअल हमने नहीं बनाया, क्योंकि हर इंडिविजुअल का शेप ऐसा ही, और उसको जब जोड़ेंगे तो आपको एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ लेबर मिलेगा। तो दिस इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ लेबर एज रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन 3 एंड 4। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट हैंड साइड इक्वेशन 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे मनी वेज रेट वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे सप्लाई ऑफ लेबर है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सप्लाई ऑफ लेबर, वाई एक्सिस पे रियल वेज रेट है। अब आइए नेक्स्ट उस पर चलते हैं, इक्विलिब्रियम इन द लेबर मार्केट। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करें तो लेबर मार्केट वहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगी जहाँ एग्रीगेट डिमांड फॉर लेबर इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर। डिमांड फॉर लेबर की इक्वेशन लिख रखी है, स्मॉल w इज ए फंक्शन ऑफ m, या w बाई p इज ए फंक्शन ऑफ fm। सप्लाई ऑफ लेबर स्मॉल w इक्वल टू p अपॉन p फाई n, और कैपिटल W इक्वल टू p फाई n। ये आपको बता चुके पहले, जो इक्वेशन 3 4 लिखी थी, ऊपर वाली इक्वेशन 1 2 है। तो 5 और 6 को इक्वलाइज कर दीजिए, तो PFN, P को राइट हैंड साइड पे ले जाइए इक्वेशन 5 में, PFN इक्वल टू हो जाएगा PE फाई n। ये लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम लेबर मार्केट। अब इस इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा अगर हमारा प्राइस चेंज हो। यहाँ ये एज्यूम कर लिया है कि हमें इनिशियल प्राइस की वैल्यू दी है, इनिशियल प्राइस है P0, एक्सपेक्टेड प्राइस की वैल्यू भी पता है, इनिशियल एक्सपेक्टेड प्राइस है PE0, एम्प्लॉयमेंट इनिशियल एन 0 है, मनी वेज रेट रियल वेज रेट W0 है और स्मॉल w0 है। तो ये इनिशियल वैल्यूज दी हुई हैं। हमारा सिर्फ यहाँ ये जानने का मकसद है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ लेबर पे या डिमांड फॉर लेबर पे क्या असर आएगा, क्योंकि वहाँ भी आपको याद है जब हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व फॉर आउटपुट निकाला था तो प्राइस चेंज होने का हमने आउटपुट पे असर देखा था। तो यहाँ भी हम पहले ये देखना चाह रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई ऑफ आउटपुट का निकालने के पहले कि एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा खास। ये अगर हमारा प्राइस चेंज होगा तो क्या इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट बदलेगा, नहीं बदलेगा। इसमें दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा हम एक्सट्रीम क्लासिकल केस कह रहे हैं, क्योंकि क्लासिकल्स ये मानते थे कि एक्सपेक्टेड प्राइस इक्वल टू एक्चुअल प्राइस, यानी एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट इमीडिएटली इंस्टेंटेनियसली। तो जितना प्राइस चेंज होगा उतना ही एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल भी चेंज होगा। ये एक्सट्रीम क्लासिकल केस है, कहीं नोट कर लीजिएगा कि एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल उतना ही चेंज होगा जितना एक्चुअल प्राइस चेंज होगा। किनीशियन एक्सट्रीम किनीशियन केस में हम ये मान रहे हैं कि एक्सपेक्टेड प्राइस में कोई चेंज नहीं है। जनरल किनीशियन मानते थे चेंज होगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद होगा, लैग रहेगा। लेकिन एक्सट्रीम केस ले रहे हैं तो एक्सट्रीम किनीशियन केस में हम ये मान रहे हैं कि एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं है, यानी प्राइस एक्चुअल चेंज हो रहा, मतलब एक्सपेक्टेड में कोई चेंज नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं। क्लासिकल्स में कंप्लीट एडजस्टमेंट है और कीन्स में देयर इज नो एडजस्टमेंट एट ऑल बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल प्राइस। पहले एक्सट्रीम क्लासिकल केस ले लें। आइए, यहाँ लिखा है कि जैसे प्राइस बढ़ेगा P0 टू P1 देयर इज कंप्लीट एंड साइमल्टेनियस एडजस्टमेंट, जो बात अभी आपको बताई। इसलिए रियल वेज एंड एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स अनचेंज, ये आगे हमने समझाया है। Since expected price level adjusts fully to change in actual price, so money wage rate rises in the same proportion as price increase. उसी proportion में बढ़ेगी money wage जिसमें price बढ़ा। इसको हमने डायग्रामेटिकली यहाँ इलस्ट्रेट किया है।
दो डायग्राम बने हैं ऊपर नीचे। ऊपर रियल वेज है, फर्क इतना, और नीचे मनी वेज रेट है। एक्स एक्सिस पे डिमांड सप्लाई ऑफ लेबर है दोनों में। यहाँ पे क्या है कि डिमांड कर्व फॉर लेबर जो है, यानी जो रियल वेज है, इट इज़ ए वाई इज ए फंक्शन ऑफ एन, यहाँ पे लिखा है वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स होता है, एक्स एक्सिस पे एन है। यहाँ पे जब प्राइस बढ़ रहा है, अगर आप देखें एज प्राइस इज इंक्रीजिंग, हम नीचे से शुरू करते हैं, नीचे वाले पैनल से, तो ऊपर वाली चीज़ें स्पष्ट रहेंगी ज़्यादा। तो नीचे ये डीएल इनिशियल डिमांड कर्व फॉर लेबर है, एसएल इनिशियल सप्लाई कर्व ऑफ लेबर है, E0 इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे लेबर की क्वांटिटी डिमांडेड ON0 है और मनी वेज रेट OW0 है। अब प्राइस जब बढ़ेगा तो डिमांड कर्व फॉर लेबर अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए P0 से P1 प्राइस हुआ तो P1 FN है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कर्व फॉर लेबर ऊपर शिफ्ट कर गया। अब जब डिमांड कर्व फॉर लेबर शिफ्ट कर गया, उसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि रियल वेट डिक्लाइन हो जाएंगे, फर्म्स डिमांड मोर वर्कर। लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर एक्सपेक्टेड प्राइस पे है, और क्लासिकल केस में हमने बताया था कि एक्सपेक्टेड प्राइस एडजस्ट इमीडिएटली। तो जितने से एक्चुअल प्राइस बढ़ा उतने से एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ जाएगा। तो सप्लाई कर्व आपका W इक्वल टू P0E। अब जितने से एक्चुअल प्राइस बढ़ा उतने से यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ा, तो सप्लाई कर्व ऊपर शिफ्ट कर गया। उसी प्रपोर्शन में मनी वेज बढ़ गई, ये मेरा कहने का मतलब है। यहाँ देखिए W0 से W1 हो गया, जितने से एक्चुअल प्राइस चेंज हुआ उतने मनी वेज बढ़ गए। इसलिए नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 है जो E0 के ठीक ऊपर। देयर इज नो चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज। इसीलिए ऊपर के पैनल में डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर है, क्योंकि रियल वेज अनचेंज है। क्योंकि जितने से प्राइस बढ़ा है उतने से ही वेजेस, मनी वेज बढ़ गई। क्योंकि रियल वेज अनचेंज है इसलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट फिक्स है E0, कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा कोई भी। तो OW0 ON0 अनचेंज है, यानी प्राइस के बदलने से क्लासिकल, एक्सट्रीम क्लासिकल केस में देयर इज नो चेंज इन एम्प्लॉयमेंट। और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता तो आउटपुट भी नहीं बढ़ेगा। इसीलिए क्लासिकल थ्योरी में एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ आउटपुट फिक्स है वर्टिकली, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि प्राइस बढ़ने से एक्सट्रीम क्लासिकल केस में एम्प्लॉयमेंट लेवल रिमेन्स अनचेंज। और उसका कारण क्या है कि मनी वेज उसी प्रपोर्शन में बढ़ जाते हैं जिस प्रपोर्शन में प्राइस बढ़ा है। रियल वेज अनचेंज रहती है, इसलिए डिमांड सप्लाई ऑफ लेबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आइए एक्सट्रीम कीनीशियन केस लें। यहाँ पे एक्सट्रीम कीनीशियन केस में भी हम नीचे से शुरू करेंगे। यहाँ मनी वेज रेट है वाई एक्सिस पे, ऊपर में रियल वेज रेट है, बाकी एक्स एक्सिस पे डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर है। सेम थ्योरी है, बस ये याद रखना है कि एक्सट्रीम कीनीशियन केस में एक्सपेक्टेड प्राइस डू नॉट एडजस्ट एट ऑल, कि प्राइस, एक्चुअल प्राइस बढ़ने से एक्सपेक्टेड प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये एक्सट्रीम कीनीशियन केस है। तो ये इनिशियल डिमांड कर्व फॉर लेबर है लोअर पैनल पे। हमारा प्राइस P0 है तो वो P0 FN है। अब जब हमारा प्राइस बढ़ा तो डिमांड कर्व फॉर लेबर बढ़ी, क्योंकि हायर प्राइस पे रियल वेज कम हो जाती हैं और फर्म्स डिमांड मोर वर्कर्स, तो डिमांड कर्व फॉर लेबर ऊपर शिफ्ट कर गया प्राइस बढ़ने। एक्सपेक्टेड प्राइस में कोई चेंज नहीं, हमने आपको बता दिया वो फिक्स है एक्सट्रीम कीनीशियन केस में। एक्सट्रीम तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E0 से E1 शिफ्ट कर गया। ON0 इनिशियल एम्प्लॉयमेंट था, ON1 नया एम्प्लॉयमेंट है। इनिशियल वेज रेट OW0 था, अब नया मनी वेज रेट OW1 है। बस ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि जो राइज इन मनी वेजेस हैं, क्योंकि सप्लाई कर्व ऑफ लेबर शिफ्ट नहीं कर रहा, वो लेस देन है कंपेयर टू प्राइस लेवल, दैट इज लेस देन कंपेयर टू प्राइस लेवल इन दिस केस। तो यहां पे क्या है कि चूंकि मनी वेज इंक्रीजेस लेस देन प्रोपोर्शनेटली टू द प्राइस लेवल, तो इसलिए ऊपर के डायग्राम में पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E0 था और रियल वेज रेट W0 थी। अब जब प्राइस हमारा एक्चुअल प्राइस जो है, हमारा जो प्राइस लेवल है, एक्चुअल प्राइस लेवल वो बढ़ गया, क्योंकि पीई चेंज नहीं कर रहा, तो पी अपॉन P1 ये रेशियो गिर गया, और रेशियो गिरने से सप्लाई कर्व ऑफ लेबर नीचे आ गया। दिस रेशियो हैज डिक्लाइन, सप्लाई कर्व ऑफ लेबर मूव डाउन। और ये देखिए रियल वेज कम हो गई, और ये इसलिए कम हुई क्योंकि मनी वेज प्रोपोर्शनेटली कम बढ़ा है एज कंपेयर टू प्राइस लेवल। तो W जो है अपॉन P1 रियल वेज डिक्लाइन कर गई इसलिए, और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 है, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो एक्सट्रीम कीनीशियन केस में चूंकि एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज नहीं होता, इसलिए सप्लाई कर्व फॉर लेबर जो है, सप्लाई कर्व ऑफ लेबर विद रिस्पेक्ट टू मनी वेज रेट जहां दिखाया, वो चेंज नहीं कर रहा, और डिमांड फॉर लेबर बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ गया है, और चूंकि मनी वेजेस प्रोपोर्शनेटली कम बढ़ी हैं एज कंपेयर टू प्राइस लेवल, इसलिए ऊपर के केस में यहाँ पे हमारी रियल वेज डिप कर गई है, और यहाँ पे चूंकि एक्सपेक्टेड प्राइस हमारा चेंज नहीं किया है, ये रेशियो फॉल हो गया। फॉल होने से यहाँ पे ऊपर में सप्लाई कर्व ऑफ लेबर डाउनवर्ड आ गया। तो जितने से नीचे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा उतने से ऊपर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, क्योंकि रियल वेज गिर गई है। यहाँ मनी वेज बढ़ी है लेकिन उतनी नहीं जितना प्राइस बढ़ा है, जिसकी वजह से रियल वेज गिरी है। तो एक्सट्रीम कीनीशियन केस में सिर्फ इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एक्चुअल प्राइस बढ़ने से, क्योंकि एक्सपेक्टेड प्राइस एडजस्ट नहीं करता इमीडिएटली, इसलिए शॉर्ट रन में कम से कम एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, और ON0 से ON1 एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, और चूंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है इसलिए आउटपुट भी बढ़ जाएगा। वहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व ऑफ आउटपुट हो जाता है, लेकिन उसको हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। अब यही चीज़ यहाँ पे हमने वही डायग्राम यहाँ पे रिपीट किया है, और उसको पूरे को समझाया हुआ, जो बात आपको वहाँ समझाई थी वही चीज़ यहाँ पे समझाई हुई है। तो इसको आप दोनों डायग्राम सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वहाँ लिखने की जगह नहीं थी, यहाँ लिखने की जगह है। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में, और लिख भी दिया है, आप पढ़ के भी उसे समझ सकते हैं। अब आइए डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ आउटपुट इन एक्सट्रीम क्लासिकल केस। आपको वो ध्यान में रखना है कि क्लासिकल केस में जो रियल वेज है वो अनचेंज है, और चूंकि रियल वेज अनचेंज है और एम्प्लॉयमेंट फिक्स है, तो ये देखिए डिमांड कर्व फॉर लेबर है, ये सप्लाई कर्व ऑफ लेबर है। यहाँ रियल वेज रेट है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे एम्प्लॉयमेंट है ON0। ये टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व है, क्योंकि कैपिटल और टेक्नोलॉजी दी हुई हैं और फिक्स हैं। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं है, इस एम्प्लॉयमेंट के करस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट OYF है, क्योंकि क्लासिकल से मानते थे कि एम्प्लॉयमेंट हमेशा आउटपुट जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रहता है, इसलिए OYF लिया हुआ है। और ये आउटपुट अनचेंज है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट फिक्स है। प्राइस भले ही बढ़े, वहाँ पे भी प्राइस बढ़ा था, प्राइस बढ़ने का असर मनी वेज पे है, रियल वेज पे नहीं है। क्योंकि रियल वेज फिक्स है, इसलिए प्राइस बढ़ने से सारा नॉमिनल वैल्यूज चेंज होंगी, रियल वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। यहाँ देखिए प्राइस बढ़ा P0 से P1, लेकिन रियल आउटपुट अनचेंज है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट फिक्स है, एम्प्लॉयमेंट हैज नॉट अंडरगॉन ए चेंज। तो क्लासिकल से मानते थे कि आउटपुट रिमेन्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो। शॉर्ट रन में टेम्पररी डेविएशन हो सकते हैं, लेकिन परमानेंट डेविएशन नहीं होंगे फुल एम्प्लॉयमेंट से। तो टेम्पररी डेविएशन हो सकते हैं, और
उसमें बहुत सी बातें जिसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्लासिकल बिलीव ऑलवेज इन फुल एम्प्लॉयमेंट, और उनका अर्थ ये था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को आप बढ़ा सकते हैं लॉन्ग रन में टेक्निकल चेंज के माध्यम से। लेकिन शॉर्ट रन में चूंकि टेक्निकल चेंज एब्सेंट है और कैपिटल हमने फिक्स मान लिया है, तो लेबर के परिवर्तन से आउटपुट बदलेगा, लेकिन लेबर यहाँ फिक्स है, एम्प्लॉयमेंट फिक्स है, इसलिए आउटपुट भी फिक्स है। और ये वर्टिकल लाइन ही आउटवर्ड शिफ्ट होगी, उसी से फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट बढ़ेगा लॉन्ग रन में थ्रू टेक्निकल चेंजेस यानी एक्सोजीनस फैक्टर्स की वजह से। वो डेरिवेशन यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा, जो यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है आपको। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, आप इसको पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए या डायग्राम से समझना चाहें तो डायग्राम से समझ सकते हैं। इतनी बात लेकिन याद रखनी पड़ेगी कि एक्सट्रीम क्लासिकल केस में क्योंकि रियल वेज फिक्स है और एम्प्लॉयमेंट फिक्स है, इसलिए आउटपुट डजंट चेंज, और ये परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ आउटपुट है। तो एक्सट्रीम क्लासिकल केस में एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ आउटपुट इज अ परफेक्टली इन इलास्टिक कर्व। ये प्राइस चेंज होगा मगर आउटपुट नहीं बदलेगा, यानी नॉमिनल जो वेरिएबल्स हैं वो नॉमिनल वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं मनी वेज रेट को, रियल वेरिएबल्स को, आउटपुट को या एम्प्लॉयमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। इसी को क्लासिकल डायकोटमी भी कहते हैं। अब यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन एक्सट्रीम कीनीशियन केस आइए ले लें। तो एक्सट्रीम कीनीशियन केस में अगर आपको थोड़ा याद हो कि प्राइस बढ़ने से रियल वेज कम हो गई थी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, वही चीज़ यहाँ दिखाई है कि डिमांड कर्व फॉर लेबर इनिशियल एम्प्लॉयमेंट ON0 था, E0 इक्विलिब्रियम पॉइंट, और बाद में जब प्राइस बढ़ा तो रियल वेट डिक्लाइन कर गई, सप्लाई कर्व ऑफ लेबर आउटवर्ड यानी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, E1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है और आउटपुट लेवल N1 है, यानी एम्प्लॉयमेंट लेवल N1 है। तो रियल वेज कम होने से, क्योंकि वहां पे एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल चेंज नहीं कर रहा, इसलिए रियल वेज डिक्लाइन कर गई और मनी वेज उतनी नहीं बढ़ी जितना प्राइस लेवल बढ़ा, तो W/P डिक्लाइन कर गया। तो रियल वेज कम होने से मोर वर्कर्स आर डिमांडेड, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E1, और यहाँ पे ON1 वर्कर सप्लाई लेबर। जब प्राइस P0 था तो एम्प्लॉयमेंट N0 था और आउटपुट OY0 था। जब प्राइस बढ़ा P1 तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया ON1, और ON1 पे ये देखिए टोटल प्रोडक्ट कर्व पे टोटल आउटपुट Y1 है। तो प्राइस बढ़ने से आउटपुट बढ़ रहा है, और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कैपिटल और टेक्नोलॉजी फिक्स है। और इसीलिए यहाँ पे जब आप प्लॉट करेंगे, यहाँ पे OY0 आउटपुट है, यहाँ पे OY1 आउटपुट। जब प्राइस P0 था आउटपुट OY0, जब प्राइस P1 आउटपुट OY। इसको ज्वाइन कर दीजिए, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, लेफ्ट टू राइट। तो कीनीशियन केस में एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ आउटपुट अपवर्ड स्लोपिंग है। क्लासिकल केस में एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ आउटपुट जो है वो वर्टिकल है, वो वर्टिकल है। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ आउटपुट के दो रूप हैं, क्लासिकल एक्सट्रीम क्लासिकल में परफेक्टली इनइलास्टिक है और कीनीशियन केस में लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग है। तो एग्रीगेट डिमांड कर दोनों में सेम है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो वो बात हम पहले आपको बता चुके हैं। तो आज के लेक्चर में ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व को निकाल दिया, एग्रीगेट सप्लाई कर्व को निकाल दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे और ये देखेंगे कि डिमांड साइड अगर चेंजेस हैं तो 3 सेक्टर मॉडल में हम उसे कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। लेक्चर बड़ा ना हो इसलिए हमने छोटा रखने के लिए इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है। कल उसको भी अपलोड कर देंगे। आज यहीं तक, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक डिसलाइक जो करना हो कर दीजिएगा।
आपके फीडबैक से हमें ये पता चलता है कि जो हम बोल रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है, आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। और अगर लेक्चर पसंद आए तो कोई कमेंट लिखना हो, कमेंट भी आप लिख सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारी तरफ से आप सबको शुभ रात्रि और गुड विशेस। थैंक्स एंड गुड विशेस। गुड बाय।